जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में लास्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं DSC 9 का अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान में बेसिकली आप शब्दों के अर्थ से संबंधित भाषा विज्ञान के स्तर पर उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भाई अर्थ क्या है। तो यहाँ पर अर्थ का मतलब वही है जो शब्द के द्वारा जिसकी प्रतीति हो उसे ही अर्थ कहते हैं। यानी शब्द के द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसे ही हम अर्थ कहते हैं। ये आचार्य भर्तृहरि का कहना है, उन्होंने अर्थ का लक्षण देते हुए ऐसा कहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं भाई शब्द एवं अर्थ का संबंध क्या है। तो देखिए, शब्द एवं अर्थ का संबंध जो है कहते हैं कि उसी प्रकार से है जिस प्रकार शरीर और आत्मा का संबंध है। शरीर और आत्मा का संबंध कहने का मतलब ये है कि जैसे आत्मा जो है वो शरीर, जो शब्द है वो शब्द क्या है, शरीर है, और अर्थ जो है वो उसकी आत्मा है। अब शब्द अर्थ का संबंध क्या है, तो शब्द और एक जो शब्द होता है ना, वो किसी एक विशेष वस्तु के अर्थ के रूप में संकेतित होता है। कहने का मतलब ये है कि गाय कहने से हम जो है वो गाय का अर्थ ही लेते हैं, घोड़े या फिर किसी अन्य पशु का अर्थ नहीं लेते, क्योंकि सार्थक शब्द जो होते हैं वो किसी विशेष वस्तु का बोध कराते हैं। और ये जो है वो संकेत ग्रह पर निर्भर करता है। संकेत ग्रह का मतलब क्या है भाई, तो संकेत ग्रह का मतलब है कि किसी भी भाषा में जो शब्द प्रचलित होते हैं वो किसी न किसी वस्तु का अर्थ जो है बताते हैं या फिर किसी वस्तु की ओर संकेतित होते हैं। और ये जो होता है वो स्वेच्छाजन्य या फिर यादृच्छिक रूप से अस्तित्व में आता है, कह सकते हैं। या फिर जो मान लीजिए शुरू में कोई एक शब्द प्रचलित हुआ, लोक व्यवहार की वजह से भी जो है वो शब्द एवं अर्थ का संकेत ग्रह होता है। यानी कि शुरू में अगर किसी भी व्यक्ति ने या किसी लोकजन ने किसी शब्द का जो है उच्चारण किया किसी अर्थ के संबंध में, तो फिर बाद में और लोगों ने सुना, इस प्रकार से लोक व्यवहार में प्रचलित हो जाता है, लोक व्यवहार में, और इस प्रकार से जो है वो शब्द अस्तित्व में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका अर्थ प्रतीति के साधन। वही अर्थ प्रतीति के साधन क्या है, तो अर्थ बोध के साधन या फिर अर्थ प्रतीति के साधन जो है हम कह सकते हैं। यानी अर्थ का एक प्रकार से हमें प्रतीति कैसे होती है, इसके साधन क्या है, तो आत्म प्रत्यक्ष यानी आत्म अनुभव, और दूसरा है आपका पर प्रत्यक्ष। आत्म प्रत्यक्ष का मतलब है कि स्वयं किसी वस्तु को अपनी आँखों से देखकर जब हम अनुभव करते हैं तो वो आत्म अनुभव के द्वारा हम अर्थ की प्रतीति करते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, स्त्री, अश्व, पक्षी, इनको हम देखकर स्वयं ज्ञान करते हैं, स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं। या फिर देखिए किसी भी चीज़ का रस, नींबू या संतरे का रस चखकर जो है हम क्या करते हैं, आत्म अनुभव प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, शब्द का अर्थ प्राप्त करते हैं। तो ये जो है आपका आम प्रत्यक्ष या फिर आत्म अनुभव साधन है। दूसरा है, अब देखिए इसमें दो प्रकार हैं आपके, बाह्य इंद्रियजन्य और आंतरिक इंद्रियजन्य। बाह्य इंद्रियजन्य जैसे कि आँखों से देखकर, कान से सुनकर, या फिर हम हाथ से छूकर जिन शब्दों का अर्थ अनुभव करते हैं या जिनकी प्रतीति करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके बाह्य इंद्रियजन्य। आंतरिक इंद्रियजन्य का मतलब है कि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते या बाह्य इंद्रियों से उनका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कि आंतरिक इंद्रियजन्य में आपके सुख दुख जो हैं वो हमारी आंतरिक इंद्रियों के द्वारा उनकी प्रतीति होती है। अब बात करते हैं पर प्रत्यक्ष। देखिए, पर प्रत्यक्ष का मतलब है जिसे पर यानी दूसरों ने देखा है, यानी जिन देशों, स्थानों, पर्वतों को हमने नहीं देखा लेकिन हम दूसरों के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिन्होंने उन्हें देखा है, जिन्होंने पर्वतों और नगरों या फिर स्थानों को देखा है, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पर प्रत्यक्ष प्रतीति साधन। जैसे कि भूगोल विषय में हम जो है पर्वतों, पठारों या जितनी भी भौगोलिक फीचर्स हैं उनका अध्ययन जो है वो पर प्रत्यक्ष साधन के रूप में उनकी प्रतीति ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थ निर्णय के साधन। तो भाई अर्थ निर्णय के साधन क्या है यहाँ पर, अर्थ निर्णय के साधन यानी कि अर्थ, देखिए किसी भी भाषा में दो तरह के शब्द प्रचलित होते हैं, एकार्थक और अनेकार्थक। यानी एकार्थक ऐसे शब्द जो कि केवल उनका एक ही अर्थ होता है, एक मुख्य अर्थ हो, जैसे कि पुस्तक, पुस्तक का मतलब पुस्तक ही है ना भाई, नदी, वृक्ष आदि, ये जो है वो एकार्थक शब्द हैं। दूसरा है आपका अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक अर्थात जिनके विभिन्न विभिन्न अर्थों, अलग अलग अर्थों
जैसे कि कर, हाथ, किरण, टैक्स, ये क्या हैं, इनके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन। तो देखिए, एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन में जो आचार्य भर्तृहरि हैं उन्होंने कुछ मुख्य साधन बताए हैं। सबसे पहला है आपका वक्ता या फिर श्रोता यानी स्पीकर। तो वक्ता के भेद से अर्थ में भेद हो जाता है। वक्ता के भेद से अर्थ में भेद हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर वक्ता जो बोल रहा है ना, तो वो अगर उसी के अनुसार भी क्या होता है, जो अर्थभेद उसमें हो जाता है वाक्य में। जैसे कि शाम हो गई, शाम हो गई से भक्त जो है वो, अगर भक्त बोलेगा इस बात को कि शाम हो गई इस वाक्य को, तो उसका मतलब होगा कि पूजा का समय हो गया। अगर कोई खिलाड़ी बोलता है तो इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि खेल समाप्त हो गया। इसी प्रकार से सिनेमा प्रेमी कोई अगर कहता है तो कह सकते हैं कि सिनेमा का समय हो गया। इस प्रकार से जो है वो वक्ता के अनुसार अर्थभेद होता है। बौद्धा या श्रोता, यानी कि बौद्धा या श्रोता कौन है, किससे बात कही जा रही है, उसके अनुसार भी भेद हो जाता है। जैसे कि पति अगर अपने पति से कहती है कि राजा फिर कब मिलोगे, तो यहाँ पर राजा का अर्थ क्या है, पति है, ना कि राजा। तीसरा है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, वाक्य में प्रयोग से शब्द का अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। वो कैसे, देखिए, अपि कुशलम, इसका मतलब है कि आप सकुशल तो हैं, लेकिन अपि का वास्तविक अर्थ पता है क्या है, अपि का वास्तविक अर्थ जो है वो अभी से है, सॉरी भी से है, ठीक है, भी। तो यानी वाक्य में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो गया। अब चौथा जो है वो आपका वाच्य। वक्तव्य, वक्ता का क्या अभिप्रेत है, यानी क्या कहना चाह रहा है, उसके अनुसार भी अर्थभेद होता है। जैसे कि क्या कहा जा रहा है, यानी कि उसके अनुसार अर्थभेद होगा। जैसे कि मैं कहूँ अच्छा हुआ पापी चला गया, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा हुआ पापी चला गया। चला गया का अर्थ यहाँ पर मर गया से है। अब पांचवा आपका साधन आता है अन्य सन्निधि। अन्य सन्निधि का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में अर्थभेद हो जाता है। वो कैसे, तो एक शाकुंतल में एक संवाद है जिसमें चकबी अपने साथी से विदाई ले लो, रात आ गई। नेपथ्य ने जो है वो शकुंतला को संकेत दिया, यानी कि रात्रि का मतलब यहाँ पर गौतमी से है, यानी गौतमी आ गई। तो वो जो क्या बोलते हैं, नेपथ्य जो है वो शकुंतला से कहती है अच्छा चलो। अच्छा चलो का मतलब यहाँ पर यही बात समाप्त करो से है। आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकरण। देखिए प्रकरण, देखिए आपका अगला साधन है प्रकरण, यानी प्रसंग। यानी प्रसंग के अनुसार भी अर्थभेद हो जाता है। जैसे कि बच्चों उठो, संध्या करो, या जैसे कि मैं बोलूँ सूर्योदय हो गया, सूर्य का उदय हो गया, तो इसके अलग अलग प्रसंग होंगे, अलग अलग जो है अर्थ होंगे। जैसे कि बच्चों उठो, संध्या करो, स्नान करो, खेत पर जाओ, तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर अर्थ हो सकते हैं प्रसंग के अनुसार। फिर है अगला है आपका देश और काल। देश और काल के अनुसार भी अर्थभेद हो जाता है। जैसे कि पुलिस आ गई, गोली चल गई, आदि वाक्यों के देश और काल के अनुसार अलग अलग और अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं। आपका अगला है काकू यानी व्यंग्य। तो देखिए, हम जब वाक्यों में व्यंग्य का प्रयोग करते हैं तब भी अर्थभेद हो जाता है, तब भी शब्दों का अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। आपने अच्छा पत्र भेजा, अर्थात मैंने आपसे पत्र भेजने को कहा था लेकिन आपने पत्र नहीं भेजा, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा। कभी कभी हम कहते हैं ना व्यंग्य के उल्टा बोलते हैं, तो फिर उसका उल्टा अर्थ निकलता है व्यंग्य जब हम प्रयोग करते हैं। चेष्टा, फिर चेष्टा की बात करें तो संकेत या फिर आंगिक अभिनय से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि 3 इंच का आदमी, यानी कि यहाँ पर 3 इंच का मतलब 3 इंच नहीं है, यहाँ पर 3 इंच के आदमी के कहने का मतलब है कि आदमी का नाटापन हम व्यक्त कर रहे हैं। या सेठ जी का इतना बड़ा पेट, हाथ फैला कर अगर हम बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है वो चेष्टा की जा रही है या फिर आंगिक अभिनय से किसी अन्य अर्थ को बताया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं। तो भाई अर्थ परिवर्तन, देखिए जैसे कि अब तक हमने अध्ययन के फलस्वरूप समझा कि प्रत्येक चीज़ परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तनशील है, तो इस प्रकार से शब्दों का अर्थ भी क्या हुआ है, परिवर्तित हुआ है।
ये परिवर्तन जो अलग अलग कारणों की वजह से हुआ है, जैसे कि भौगोलिक परिवेश की भिन्नता। तो देखिए भौगोलिक परिवेश के भिन्नता की वजह से जो शब्द हैं उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे कि कॉर्न का मतलब जो है वो ब्रिटेन में गेहूँ है, जबकि अमेरिका में मक्का है। तो इस प्रकार से भौगोलिक परिवेश जो है क्या है, अर्थ में भिन्नता लाता है। सामाजिक परिवेश भी, यानी कि हम किस समाज में बोल रहे हैं वो शब्द, तो उसका अलग अलग फ़र्क पड़ता है। जैसे कि फादर को घर में अर्थ जो है इसका पिता है, लेकिन चर्च वाले फादर का अर्थ जो है पादरी से है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक परिवेश। तो भाई धार्मिक परिवेश यानी धर्म, जो धर्म है अलग अलग धर्मों के में अलग अलग शब्दों का प्रचलन है। जैसे कि काफिर का अर्थ जो है वो श्रद्धा ना रखने वाला, लेकिन कभी कभी जो हमारे इस्लामिक भाई हैं वो श्रद्धा ना रखने वाला, इसका मतलब ये है, लेकिन वो हिंदुओं से मतलब इसका निकालते हैं। जिहाद का मतलब है कि पवित्र उद्देश्य के साथ संघर्ष करना, लेकिन जो हिंदू भाई हैं वो जिहाद का मतलब मुस्लिमों को लेकर नकारात्मक रूप से निकालते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक परिवेश के अनुसार भी अर्थभेद हुआ है। राजनीतिक परिवेश, यानी राजनीतिक परिवेश का मतलब क्या है, तो राजनीति का प्रभाव भी पड़ता ही है। वो कैसे, तो जैसे कि राजनीति में महाभारत को पारिवारिक गृह कलह के लिए हम महाभारत कहते हैं। दुराग्रहपूर्ण कार्य के लिए भी सत्याग्रह कहते हैं उसको। हठयुक्त आंदोलन के लिए क्रांति, और झगड़े में मरने वाले को शहीद, दुष्ट हृदय को महाशय यानी विशाल हृदय आदि। इसी प्रकार स्वार्थी को भी देशभक्त, राष्ट्र को पीछे ले जाने वाला भी नेता कहा जाता है। तो राजनीति के अनुसार भी शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो सकता है। भौतिक परिवेश, यानी कि भौतिक परिवेश इसका मतलब क्या है, जैसे कि पेन शब्द जो है, पक्षी के पंख को पेन कहते हैं। पहले कलम पक्षी के पंख से बनते थे, इसलिए उन्हें पेन कहा जाता था, लेकिन अब पेन जो है वो फाउंटेन पेन, डॉट पेन, अलग अलग धातु के बने हो सकते हैं। इसी प्रकार शीशा यानी जो दर्पण है उसका भी इतिहास है। पहले शीशा धातु निर्मित होता था, अब शीशा दर्पण जो है वो कांच से निर्मित होता है, अतः उसे शीशा कहा जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक परिवेश से भी अर्थभेद होता है। लक्षणा एवं व्यंजना का प्रयोग, इसका मतलब क्या है, तो जब हम जो है वो सौंदर्य बढ़ाने के लिए भावों और अनुभूतियों को सरल एवं सुंदर तथा कलात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए लक्षण शक्ति का आश्रय लेते हैं, जिससे कि उनमें मधुरता है। जैसे कि उसकी गर्दन सुराही की जैसी है, यानी कि उसकी गर्दन क्या है, सुंदर है। घड़े का मुंह, पर्वत की चोटी, चारपाई के पैर, छंद के चरण या पाद, या मकान की पीठ, गुफा का पेट। तो इस प्रकार से हम जो है वो शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर जब हम उनका लाक्षणिक प्रयोग करते हैं, मेटाफर प्रयोग करते हैं, तो फिर उसके अनुसार भी जो है शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, अब भाई अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ परिवर्तन की मुख्य रूप से 3 दिशाएं हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ विस्तार के बारे में। तो देखिए शब्दों के मूल रूप जो थे उनमें विशेष रूप से विस्तार हो गया, जो संकुचित शब्द थे उनमें विस्तार हो गया। जैसे कि यहाँ पर प्रवीण शब्द है, प्रवीण शब्द का अर्थ जो होता है, वैसे वीणा वादन में यानी बीड़ा बजाने में श्रेष्ठ या निपुण को हम प्रवीण कहते हैं, लेकिन बीड़ा वादन की निपुणता को छोड़कर केवल निपुण या दक्ष यानी चतुर के अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। तो इसका अर्थ और विस्तृत हो गया। जैसे कि यह कृषि कर्म में प्रवीण है, यानी कि यह कृषि के कार्य में क्या है, चतुर है। ये साहित्य या दर्शन में प्रवीण है, यानी कि ये साहित्य या दर्शन में चतुर है। तो इस प्रकार से प्रवीण का अर्थ जो है वो विस्तृत हो गया। कुशल शब्द जो होता था उसका मतलब था कि कुशों को लाना। कुश का अग्रभाग जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, उससे हाथ में छेद या कटने का भय रहता है। इसका मतलब जो कुश लाने वाला होता था वो चतुर होता था, तो फिर कुश, यहाँ से कुश का अर्थ जो है वो चतुर से निकाल लिया गया। ठीक है, कुश का अर्थ किससे, चतुरता से हो गया, तो चतुर व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि कहने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ जो है वो विस्तृत हुए शब्दों के। अर्थ संकोच, अर्थ संकोच का मतलब है कि जो अर्थ विस्तार के विपरीत कुछ शब्दों का संकोच भी हुआ है, यानी वो संकुचित हुए हैं। जैसे कि जलज, यानी जलज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न। जल से उत्पन्न कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो कमल के रूप में केवल सीमित हो गया है।
इसी प्रकार से मतलब जो चलने वाले को गौ कहते हैं, यानी गाय कहते हैं। मनुष्य भी चलता है, उसे गौ नहीं कहा जा सकता, यानी कि गौ जो है वो शब्द केवल गाय तक सीमित हो गया। इस प्रकार से शब्दों के अर्थ में संकोच हुआ। अर्थादेश, अर्थादेश का मतलब है कि एक अर्थ की स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना। जैसे कि जो आकाशवाणी थी उसको देववाणी कहा जाता था, आकाशवाणी को पहले देववाणी कहा जाता था, लेकिन आजकल जो है वो भारतीय रेडियो के शब्द के रूप में ये जो है प्रचलित है। इसी प्रकार से असुर, असुर का जो मूल अर्थ होता है वो असु प्लस रा यानी प्राण शक्ति संपन्न होता है, लेकिन उसके बाद में फिर वही सुर का मतलब देवता, और लेकिन इसका उल्टा आ लगा के उसे जो है राक्षस बना दिया। वर का मतलब होता था, वर का मतलब क्या होता था, वर का मतलब जो वर का मूल अर्थ होता था वो श्रेष्ठ होता था, लेकिन अब केवल दूल्हा अर्थ रह गया। तो इस प्रकार से शब्द, अलग अलग शब्दों के अर्थ जो हैं वो परिवर्तित हो गए, यही अर्थ परिवर्तन है। आई थिंक आपके ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चौथे सेमेस्टर में भी हम आपकी मदद ऐसे ही करने वाले हैं, तब जब तक आपका ग्रेजुएशन चलेगा। मिलते हैं आपसे एक और अगले सेमेस्टर में।